ओए ओए ओए, देखने दो मुझे, रुको जरा। हाँ? उस्मान साहब, क्या अब मैं जंगजू बन सकता हूँ ना? कितने बड़े हो गए हो। हाँ? बहुत याद करता हूँ आपको मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कद बहुत तेजी से लंबा हो रहा है। अभी वक्त है अच्छा जंगजू बनने के लिए। करो, इंतजार करो। चलो बेटा चलो। अच्छा है मैं ये फालतू सामान यहां फिर कभी ना देखूं, समझ गए? निजाम अहम है। जेरकुताई, उस्मान साहब आए हैं। इस्तकबाल करते हैं उस्मान साहब का। चलो चले। तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। क्या सूरत हाल है बाजार की? याकूब साहब ने अच्छी जगह का इंतखाब किया। ये मगरिब और मशरिक को मिलाने वाले अहम रास्ते पर है। ये बाजार तो बहुत ही वसी है। उस्मान को सबसे ज्यादा भरोसा बुरहान पर है। उसके पास जितना भी खजाना है हमें सब चाहिए। तुम उस्मान के महल में खादिम बनकर दाखिल होगे। एक और टुकड़ा उस्मान से ले लिया जाएगा। हमला हम महल में ही करेंगे, उसकी सबसे महफूज जगह। वो संदूकों की तलाशी लेंगे। महल में दाखिल होते वक्त हम उस्मान के आदमियों से कैसे बचेंगे? मुझ पर छोड़ दो वो सब। हम उस्मान के महल को जमीन के बराबर कर देंगे। तुम लोग बस अपनी तैयारी मुकम्मल करो। ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत दे। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया जेरकुताई, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। याकूब सरदार ने ये फर्ज सौंपा मुझे। उनका शुक्रिया। जेरकुताई। नहीं। जेरकुताई चलो। ओह जेरकुताई, रुक जाओ, सब्र करो जरा। सब्र जेरकुताई। हाँ बेटा। हाँ मैं फिर आऊंगा उस्मान साहब, फिक्र ना करें आप। चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। एहान, तो इस सूरत हम क्या करें? मैं चाहता हूं ये बाजार आपको ताकतवर बनाए। मैं तो दूर से ही भांप लेता हूं। मैं वो ताजिर हूं जो माहिर है तिजारत का। बात सुनो मेरी, अब चाहते हैं कि इस बाजार को खरीद लिया जाए। दोनों के फायदे के लिए उस्मान साहब। आपको फायदा है इसमें? ठीक है। शुक्रिया। खुशामदीद। तुम थोड़ी देर आराम कर लेते महमूद बेटा। जख्मी शेर जख्मों की परवाह नहीं करता। होशियार रहो भाई, गलती नहीं चाहता मैं। ये यहां से कब जाएगा? मैं देख लूंगा। चलो बेटा, अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया। उस्मान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद उस्मान साहब। याकूब साहब, मिलकर खुशी हुई। आप लोगों में सोना तकसीम कर रहे हैं। सोना कहां से आया आपके पास? क्या कोई खजाना हाथ लग गया?
या कोई और बात है? खैर तो है। या अल्लाह, कोई था जिसने कर्ज अदा करना था, उसने कर दिया। अब खजाने के जराए तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दौलत मुझे खुशी के सिवा कुछ नहीं देती। मैं भी यही सोच रहा हूं। जल्दी करो, रुक नहीं सकते यहां। आप क्या तिजारत करते हैं? बड़े बड़े काफिले लादता हूं मैं। गलती कोताही माफ। हमारे काफिले की उस्मान साहब ही हिफाजत करेंगे। हम हिफाजत करते हैं। हर उस चीज की जो हमारी है। आपने सरहदी इलाकों में कालीन भी नहीं छोड़ा। खैरियत है सादत खातून? सामान अच्छी हालत में पहुंच चुका है सादत खातून। ये कालीन किस लिए खरीदे हैं? तिजारत के लिए। निकालो इन्हें। फितनात। आहा। ये कालीन किस तरह के हैं? ये कालीन हमें ऐसे ही मिली और हम लाद कर यहाँ ले आए। ये सब क्या है? बाकी कालीनों को भी खोल दे। हम इन्हें इनकी हद दिखाएंगे। जो काई खवातीन ने इतनी मेहनत से कालीन बनाए, उसे पांव तले कैसे रोंदा जा सकता है? वो सादत खातून को वो कालीन बेचेंगे जो किसी वजह से बिक नहीं सके थे, और वो उन्हें देखेंगे भी नहीं कि वो अंदर से कैसे हैं। अच्छा मंसूबा है ये। ये क्या हो गया सादत खातून? सब ऐसे ही हैं। मेरे ख्याल में तो ये कालीन तिजारत के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है सादत खातून। आपने सरहदी इलाकों के वो कालीन खरीद लिए जो किसी काम के नहीं थे। आखिर ये क्यों खरीदे आपने? खवातीन, हमारे सारे कालीन खोल दें। बाजी ही पलट गई। हाँ। कि लोग इनकी खूबसूरती देख सकें। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तमाम दुकानें ले ली। शुक्रिया शुक्रिया। हमने हर चीज को उसके उसूलों के मुताबिक हल किया याकूब सरदार, लेकिन क्योंकि तिजारत की तरजीह कबाइल की खातिर है, तो इसीलिए आयान खान की बैरून मुल्क से आने वाली अशिया पर दोहरा महसूल लागू होगा याकूब साहब। बाजार का हाकिम जो कहता है वही करेंगे। अयहान ने दुरुस्त कहा, जो हुक्मरान की बात मानेगा उसे कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। जिम्मेदारी हमारी होगी। ये मफाहमत और इत्तेहाद का रास्ता है। जो भी इस पर अमल करेगा उसे हमेशा अजर मिलता रहेगा। अगर तो ये दुरुस्त है तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा याकूब साहब। हम हमेशा अपने ताजिरों का ख्याल रखते आए हैं। जैसे कि हान आपके फैसले कबूल कर चुके हैं याकूब साहब। अल्लाह अकबर। इस मसले को तूल ना दें। जहर कोताई साहब, उस्मान साहब और मैं नमाज अदा करते हैं। अयहान खान को खेमे में रहने में मदद करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बहंदर कह रहा होता है, उस्मान साहब हमने आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दुकानें खरीद ली हैं। उस्मान साहब कहता है बहुत अच्छे। फिर जेरकुतई कहता है कि हर चीज़ कानून के मुताबिक हुई है सरदार याकूब, लेकिन तिजारत की तरजीह तुर्क कबाइल हैं, इसलिए अयान आगा की बहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर दुगना टैक्स होगा। ये सुनकर अयान आगा कहता है कि कोई मसला नहीं है, बाजार का मालिक जो कहता है हम वही करते हैं। ये सुनकर सरदार याकूब मुस्कुराने लगता है तो उस्मान साहब कहता है अगर हुक्म दुरुस्त हो तो सरदार याकूब कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता। तो सरदार याकूब कहता है कि हुक्म दुरुस्त है, दुरुस्त हुक्म पर अमल करने वाले को इनाम मिलेगा। अयान आगा क्योंकि आपने कोई भी बातचीत नहीं की और अपनी कारोबार अखलाकियात का साबित किया है, आप भी सब लोगों की तरह ही टैक्स अदा करेंगे। हम अपने लोगों को इनाम देते हैं कि अयान आगा आपके हुक्म पर राजी हो गए, इसलिए आपने हुक्म चेंज कर दिया। लेकिन ये वतन ना ही सर्दी बाजार है और ना कोई इनाम की खातर आज़ादी बेचने वाला कोई ताजर है। सोने को बुरसे से दूर रखे। ये सुनकर सरदार याकूब बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसी दौरान अजान शुरू हो जाती है और अजान के दौरान ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। अजान के दरमियान ही सरदार याकूब कहता है कि बहरहाल आप इस मामले को तूल ना दें, जेरकुतई आप अयान आगा को इसके खैमे में ले जाएं। हम उस्मान साहब के साथ नमाज अदा करके हम दस्तरख्वां पर बैठते हैं। फिर सरदार याकूब कहता है कि चले हम हुक्मरानी और सल्तनत के मामलात पर बातचीत करते हैं। तो उस्मान साहब कहता है चलो चल कर करते हैं। इसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सादत खातून उन पुराने कलीनों को देख कर बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो अपनी खादमा फितनत को डांट रही होती है। फितनत कहती कि जब हमने अपने सिपाहियों को कहा कि दुकानों के अंदर एक भी कलीन ना छोड़ना तो वो सब कलीन उठा कर ले आए। इतने में मैलून खातून इजाज़त लेकर अंदर आ जाती है और कहती है खैर है सादत खातून, आप इतनी ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं, यह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सादत खातून कहती है क्या यह कलीन हमें नुकसान पहुंचाएंगे? तुम दरमियान कबीले को क्या इतना ही गरीब समझती हो? फिर मैरून खातून दो सोने से भरे हुए डब्बे सादत खातून के सामने रख कर कहती कि ये तुम्हारे खरीदे हुए खराब कलीनों की कीमत है, ये पूरे हैं। सादत खातून कहती तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मैलून? तो मैलून खातून कहती हम नाकस सामान नहीं फरोख्त करते सादत खातून, मैं जानती थी कि आप ये कलीन क्यों खरीदना चाहती थी। अब तो आप जान ही चुकी होगी कि इन सर्दों में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी सामान फरोख्त नहीं किया जा सकता। फिर मैलून खातून वहाँ से जाने लगती है तो सादत खातून हाथ से उन सोने वाले डिब्बों को नीचे गिरा देती है और कहती फितनत इन सोने को गरीबों में बांट दो, ये मेरी तरफ से सदका है। इसके बाद मैलून खातून वहाँ से चली जाती है और सादत खातून कहती मैं आपसे हिसाब लूंगी इसका। मैलून दूसरी तरफ यानी शहर में कमांडर वसीलियुस ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना होता है और अपने आदमियों को लेकर खजाने वाले कमरे की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में आने वाले सिपाहियों को वो बहुत ही तेजी के साथ खत्म करते जा रहे थे। दूसरी तरफ दरमियान बाजार में रात का खाना जारी था और सरदार याकूब कहता है ये इतना लुत्फ अंदोज खाना दोनों कबीलों के खानदान के लिए तैयार किया गया था। मैं चाहता हूँ कि हमारा दस्तरख्वां मजबूत हो, हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता था कि हम इस दस्तरख्वां के ऊपर वो बातें करें जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। और जो अबन उस्मान साहब कहता है जिसको सिपाहियों के सामने बातें करनी अपनी याद नहीं रहती, वो उसकी बातें सिपाही क्यों मानेंगे? सरदार याकूब कहता है आपकी बात ठीक है, अब असल मसले की तरफ आते हैं। सरदार याकूब कहता है कि हम फतूहात के बारे में बात बाद में करेंगे उस्मान साहब, आप जब बात कर लेंगे तब फतूहात के बारे में बात करेंगे। मैंने लफ्के की फतह के बाद अपनी नीयत साबित की और लफ्का किला आपके हवाले कर दिया और अपने इत्तेहाद की नीयत को भी साबित कर दिया। अब आप अपनी फतूहात जहाद की नीयत को साफ करें, हम बस अहम हैं, मेरी बैत करें उस्मान साहब। उस्मान साहब कहता है कि मेरे हदफ के सामने आने वाले किला को फतह करके आपकी क्या इत्तेहाद की बात साबित होती है? आपकी हर एक हरकत मेरी बैत ना करने की वजह है। ये बात सुनकर सरदार याकूब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ वसीलियुस के आदमी खजाने वाले कमरे के पास पहुंच जाते हैं और खजाने वाले कमरे के पहरेदार उनके सामने आते हैं और अतमाजा के सिपाही उनके ऊपर हमला करके उन्हें शहीद कर देते हैं और फिर वो सोने वाले कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इतना ज़्यादा सोना देखकर अतमाजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके आदमी वो सोना अपने संदूकों और उन खाली थैलों के अंदर भरना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद दो और कई सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और चोरों को देखकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अतमाजा और उसके सिपाही उनके ऊपर हमला करके उनको भी ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वसीलियुस मास्क पहनकर एक जगह पर खड़ा होता है और बुरान एक सिपाही के साथ वहां पर आता है और उसको हदियात दे रहा होता है और उसे समझा रहा होता है। इतने में वसीलियुस अपने आदमियों के साथ उनके सामने आ जाता है।
और वो अपनी आवाज़ को चेंज कर कर कहता है कि बुरहान साहब आप यहाँ पर हैं। फिर वो अपने आदमियों को बुरहान और उसके सिपाही के ऊपर हमला करने के लिए कहता है और उसके सिपाही बुरहान और बुरहान के सिपाही के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो बुरहान के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और बुरहान को जख्मी कर देते हैं और ज़मीन के ऊपर गिरा लेते हैं। इस तरह से वो बुरहान को काबू कर लेते हैं। इसके बाद वसीलुस अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग जाओ और खजाने वाले आदमियों की मदद करो। इसके बाद उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बुरहान दोबारा हरकत में आ जाता है और एक आदमी को ख़त्म कर देता है। इसके बाद बुरहान कहता है कि मास्क पहने हुए शैतान आओ। इसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस तरह से वसूलिस बुरहान के पेट के अंदर तलवार घोंप देता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बहंदर कह रहा होता है उस्मान साहब हमने आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दुकानें खरीद ली हैं। उस्मान साहब कहता है बहुत अच्छे। फिर जेरकतई कहता है कि हर चीज़ कानून के मुताबिक हुई है सरदार याकूब, लेकिन तिजारत की तरजीह तुर्क कबाइल हैं, इसलिए अयान आगा की बहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर दुगना टैक्स होगा। ये सुनकर अयान आगा कहता है कि कोई मसला नहीं है, बाजार का मालिक जो कहता है हम वही करते हैं। ये सुनकर सरदार याकूब मुस्कुराने लगता है। तो उस्मान साहब कहता है अगर हुक्म दुरुस्त हो तो सरदार याकूब कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता। तो सरदार याकूब कहता है कि हुक्म दुरुस्त है, दुरुस्त हुक्म पर अमल करने वाले को इनाम मिलेगा। अयान आगा क्योंकि आपने कोई भी बातचीत नहीं की और अपनी कारोबार अखलाकियात का साबित किया है, आप भी सब लोगों की तरह ही टैक्स अदा करेंगे। हम अपने लोगों को इनाम देते हैं कि अयान आगा आपके हुक्म पर राजी हो गए, इसलिए आपने हुक्म चेंज कर दिया। लेकिन ये वतन ना ही सर्दी बाजार है और ना कोई इनाम की खातर आज़ादी बेचने वाला कोई ताजर है। सोने को बुरसे से दूर रखे। ये सुनकर सरदार याकूब बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसी दौरान अजान शुरू हो जाती है और अजान के दौरान ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। अजान के दरमियान ही सरदार याकूब कहता है कि बहरहाल आप इस मामले को तूल ना दें, जेरकतई आप अयान आगा को इसके खैमे में ले जाएं। हम उस्मान साहब के साथ नमाज अदा करके हम दस्तरख्वां पर बैठते हैं। फिर सरदार याकूब कहता है कि चले हम हुक्मरानी और सल्तनत के मामलात पर बातचीत करते हैं। तो उस्मान साहब कहता है चलो चल कर करते हैं। इसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सादत खातून उन पुराने कलीनों को देख कर बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो अपनी खादमा फितनत को डांट रही होती है। फितनत कहती कि जब हमने अपने सिपाहियों को कहा कि दुकानों के अंदर एक भी कलीन ना छोड़ना तो वो सब कलीन उठा कर ले आए। इतने में मैलून खातून इजाज़त लेकर अंदर आ जाती है और कहती है खैर है सादत खातून, आप इतनी ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं, यह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सादत खातून कहती है क्या यह कलीन हमें नुकसान पहुंचाएंगे? तुम दरमियान कबीले को क्या इतना ही गरीब समझती हो? फिर मैरून खातून दो सोने से भरे हुए डब्बे सादत खातून के सामने रख कर कहती कि ये तुम्हारे खरीदे हुए खराब कलीनों की कीमत है, ये पूरे हैं। सादत खातून कहती तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मैलून? तो मैलून खातून कहती हम नाकस सामान नहीं फरोख्त करते सादत खातून, मैं जानती थी कि आप ये कलीन क्यों खरीदना चाहती थी। अब तो आप जान ही चुकी होगी कि इन सर्दों में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी सामान फरोख्त नहीं किया जा सकता। फिर मैलून खातून वहाँ से जाने लगती है तो सादत खातून हाथ से उन सोने वाले डिब्बों को नीचे गिरा देती है और कहती फितनत इन सोने को गरीबों में बांट दो, ये मेरी तरफ से सदका है। इसके बाद मैलून खातून वहाँ से चली जाती है और सादत खातून कहती मैं आपसे हिसाब लूंगी इसका। मैलून दूसरी तरफ यानी शहर में कमांडर वसीलुस ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना होता है और अपने आदमियों को लेकर खजाने वाले कमरे की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में आने वाले सिपाहियों को वो बहुत ही तेजी के साथ खत्म करते जा रहे थे। दूसरी तरफ दरमियान बाजार में रात का खाना जारी था और सरदार याकूब कहता है ये इतना लुत्फ अंदोज खाना दोनों कबीलों के खानदान के लिए तैयार किया गया था। मैं चाहता हूँ कि हमारा दस्तरख्वां मजबूत हो, हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता था कि हम इस दस्तरख्वां के ऊपर वो बातें करें जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। और जो अबन उस्मान साहब कहता है जिसको सिपाहियों के सामने बातें करनी अपनी याद नहीं रहती वो उसकी बातें सिपाही क्यों मानेंगे। सरदार याकूब कहता है आपकी बात ठीक है, अब असल मसले की तरफ आते हैं। सरदार याकूब कहता है कि हम फतूहात के बारे में बात बाद में करेंगे उस्मान साहब, आप जब बात कर लेंगे तब फतूहात के बारे में बात करेंगे। मैंने लफ्के की फतह के बाद अपनी नीयत साबित की और लफ्का किला आपके हवाले कर दिया और अपने इत्तेहाद की नीयत को भी साबित कर दिया। अब आप अपनी फतूहात जहाद की नीयत को साफ करें, हम हैं, मेरी बैत करें उस्मान साहब। उस्मान साहब कहता है कि मेरे हदफ के सामने आने वाले किला को फतह करके आपकी क्या इत्तेहाद की बात साबित होती है। आपकी हर एक हरकत मेरी बैत ना करने की वजह है।
ये बात सुनकर सरदार याकूब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ वसूलियुस के आदमी खजाने वाले कमरे के पास पहुंच जाते हैं और खजाने वाले कमरे के पहरेदार उनके सामने आते हैं और अतमाजा के सिपाही उनके ऊपर हमला करके उन्हें शहीद कर देते हैं और फिर वो सोने वाले कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इतना ज्यादा सोना देखकर अतमाजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके आदमी वो सोना अपने संदूकों और उन खाली थैलों के अंदर भरना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद 2 और कई सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और चोरों को देखकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अतमाजा और उसके सिपाही उनके ऊपर हमला करके उनको भी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ वसूलियुस मास्क पहनकर एक जगह पर खड़ा होता है और बुरा